हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA मनीष कोठारी, CA फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के अंदर मैं आप सबके इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, कौन सी मेथड्स है, कैसे कैलकुलेट करना है, इस सारी चीजों की जानकारी आज हम ये चैप्टर जो है वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी ही तैयारी में आप इसमें अच्छी खासी मार्क्स का गेन कर सकते हैं, क्योंकि इतना कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है और हम आसानी से इसको सॉल्व भी कर, जो भी हमारे सम्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, वो थोड़े से मतलब इतने लंबे एग्जाम में नहीं होते हैं कि हमें मार्क्स दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम। सो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल चैप्टर फॉर अस। तो शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है क्या? अब दो तरह की एसेट्स। व्हाट इज एसेट? एसेट मीन्स it is a resource from the past action which generates the revenue or helps in generating the revenue in future. So asset में दो प्रकार के होते हैं, एक होती है tangible asset और दूसरी intangible assets। तो ये tangible जो assets होती है, टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स दैट हैव फिजिकल सब्सटेंस, मतलब उसका एक अस्तित्व होता है जिसको हम दे कैन बी सीन, जो दिखाई पड़ता है, एंड टच्ड, उसे हम टच कर पा सकते हैं। हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन है, इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। Tangible assets are assets. Basically, they are the assets that have a physical substance. मतलब उसका एक अस्तित्व है। They can be seen, वो दिखाई पड़ती हैं, और touched, उसको हम छू सकते हैं। Held for use in the production or supply of the goods or services. इसे बिजनेस में क्यों रखा जाता है? या तो प्रोडक्शन में हेल्प होने के लिए, या तो कोई गुड्स को सप्लाई करने के लिए हम उसकी हेल्प लेते हैं, या तो सर्विसेज की सप्लाई, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। दूसरों को हम भाड़े पे भी दे सकते हैं और खुद के उपयोग के लिए रख सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स आमतौर पर तीन भाग इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, और ये सारी चीजें जो होती है उसका एक यूजफुल लाइफ होता है। यूजफुल लाइफ ऑफ टेंजिबल एसेट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूसेज। तो मान लीजिए कि लैंड है, अब लैंड की एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है? इट इज इंफिनिटी, मतलब जब तक लैंड रहेगी हमारे यूज में आती रहेगी। अब कोई अपने ऑफिस बिल्डिंग बनाया, आप ये सोचते हैं कि बिल्डिंग 50 साल तक काम, तो दैट इज द यूजफुल लाइफ। कोई मशीनरी आप लाते हो और आप सोचते हो कि अगर ये 10 साल तक ये मशीनरी चलेगी, या तो आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हो, तो दैट इज द यूजफुल लाइफ। Property, plant, and equipment are tangible items that are held for use in the production of the supply of the goods or service, for rental or other, or for administrative purpose, and are expected to be used during more than a period of 12 months. तो अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे शॉर्ट में हम PPE कहेंगे, उसका डिफाइन किया गया है, और यह कहा गया है कि ये ऐसी एसेट्स है दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब आमतौर पर 1 साल से ज्यादा काम आने वाली चीजों को हम इंटेंजिबल या तो टेंजिबल एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे। When a fixed asset is purchased, it is recorded in the book of the account at its original or acquisition or purchase cost.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम कोई चीज को परचेज करते हैं तो हम उसको जो भी हमें कॉस्ट पड़ी है, लागत लगी उसकी, उसके आधार पर हम उसका अकाउंटिंग करते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, या तो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है, या तो कोई लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होता है। ये सारी चीजों को भी हम ऐड कर सकते हैं। However, fixed assets are used to earn revenue or save cost for several accounting period in future with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अकाउंटिंग का कि जब तक ये एसेट रहेगी, या तो हम उसे बेच दे, या तो फिर वो ऑब्सोलीट हो जाए, हम डिस्कार्ड कर दे, तो तब तक हम उसको एट ए कॉस्ट ही उसका अकाउंटिंग करते रहेंगे। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह गिनेंगे तो भी एट कॉस्ट के आधार पर। ये शुरू के कुछ समय मिनट्स जो है वो पूरी थियरी है, लेकिन अगर ये थियरी में आप क्लियर नहीं हो, डेफिनेटली आप सम नहीं कर, क्योंकि इन्हीं चीजों को उठाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। और ये इतना इजी है कि एक दो बार आपने पढ़ लिया या समझ लिया तो फिर आपको दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं। Acquisition of a machinery expected to be in use for 10 years in the production of the finished goods will earn revenue over the next 10 year। तो ये क्या कहता है वाक्य कि अगर कोई मशीनरी की यूजफुल लाइफ 10 साल है तो वो अगले 10 साल तक रेवेन्यू यानी कि इनकम जनरेट में मदद करता है। Since the life of such assets exceeds 1 year, it is therefore necessary that a part of the acquisition cost of such fixed asset be treated or allocated as an expense in each of the accounting period in which the asset is utilized। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 साल इसकी उम्र है, तो हम क्या करेंगे, पहले साल में ही पूरे का पूरा एक्सपेंस नहीं देंगे। मान लो कि 10 लाख की मशीन 10 साल चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक साल 1-1 लाख रुपया उसका एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाउ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट allocated in such manner to respective accounting period is called depreciation। मतलब यूजफुल लाइफ के अंदर कोई भी एसेट्स है उसको आप जब एलोकेट करते हो हर साल में, तो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने 30,000 का एक कंप्यूटर लिया है। ये कंप्यूटर 3 साल आने वाला चलने वाला है, तो हम ये पूरा 30,000 एक्सपेंस पहले साल में नहीं, हम क्या करेंगे कि मान लो कि अभी वर्ष चल रहा है 2023-24, उसके बाद का होगा 24-25, 25-26। मान लो कि हमने 1/4/23 को ये लैपटॉप लिया था, तो हम क्या करेंगे, हर साल इसको इसको 3 साल के अंदर 30,000 को डिवाइड करेंगे, 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं अगर SLM मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हर एक साल के अंदर एसेट को एलोकेट करते। अगर ये लैपटॉप 5 साल चलने वाला होता तो हम क्या करते हैं, 5 साल तक इसको एलोकेट करते हैं, और उस संजोगों में ये हर साल कितना होता, 6,000। ओके, सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन। अब ये कैलकुलेशन करते समय कुछ मुद्दों का ध्यान रखना है, और पॉइंट्स है डेप्रिसिएशन के बारे में, उसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ द सच एसेट डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कोई भी एसेट होती है उसकी वैल्यू आमतौर पर डिक्रीज होती है। एक्सेप्शनल कुछ चीजें होती है, जैसे कि
लैंड हो गया या तो बिल्डिंग हो गया, तो ऑफिस बिल्डिंग के प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जो भी एसेट होगी, मशीनरी होगी, कार होगी, ट्रक होगा, उसकी प्राइस ऑलवेज डेप्रिशिएट होती है। क्या वजह है? एक तो वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस। मान लो एक कार है, आपने कार बिजनेस के लिए ली, तो कार को आप सिर्फ दिन में 10 किलोमीटर चलाते हो तो भी वो 1 साल के अंदर 4,000 चल जाए। दैट इज द, और जब भी कार चलती है तो उसको कुछ ना कुछ उसके वियर एंड टीयर्स होते हैं, मतलब उस कार में डेप्रिसिएशन होना चालू हो जाता है। एफ्लेक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ बैकअप के लिए सामान रखा है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके यहाँ कोई पार्ट ऐसा है मशीन का जो बार बार यूज होता है। अब 1 महीने में 10 बार ये पार्ट यूज होता है, और हम क्या करते हैं, 12 या 13 पीस को हम अलग से मंगा लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर कहीं पर भी सप्लाई शॉर्ट हुआ या जरूरत पड़ी तो हम इसका यूटिलाइज कर सके। पूरे साल में आप एक्स्ट्रा चीजों का यूज नहीं करते हुए भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्यों? दैट इज फॉर पैसेज ऑफ द टाइम। तो इसको पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमें डेप्रिसिएशन गिनना। दूसरा, ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, आपको मोबाइल का एग्जाम, मान लो कि कीपैड वाला मोबाइल है, तो क्या हुआ, टच पैड वाला मोबाइल आते ही पुराना लगने लगा, तो बहुत सारी चीजों को बदल दिया। सो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्ट्स द आवर मशीनरी और अदर थिंग्स। मान लो उसी तरह से कंप्यूटर है, तो हर 3 साल में नई नई चीजें बदल जाती है। या तो आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट ले लीजिए जिसमें एक टेक्नोलॉजी चल रही थी, अब कोई नई टेक्नोलॉजी है, जो पुरानी मशीन है उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट के अंदर प्राइस कम हो जाता है। या तो डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस और अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मान लो कि कोई कोयले की खान, हम्म, या तो सोने की खान है, तो उसमें क्या होता है कि माइनिंग होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, उसके अंदर जो रिसोर्सेज होंगे वो डिप्लीट होते जाएंगे, और हम लोग इसे मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन कहते हैं। It is important to account for value of the portion of the property, plant and equipment utilized for generating revenue during an accounting year to ascertain true income। ये समझ लेते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर, हमने मैचिंग कंसेप्ट को देखा था कि जिस साल में प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या सोचते हैं कि इस साल पे सभी रेवेन्यू के सामने जो भी खर्चे होते हैं तो उसे हम भाग करेंगे, माइनस करेंगे। So, in other words, against the income cost saving generated during a period, it is essential to book a portion of the cost of the asset utilized in generating such income cost or saving। मतलब कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम लेते हैं वो हमें क्या हेल्प करता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उसकी कॉस्ट ने हमने क्या कर दिया है, हमने 10 साल में उसको एलोकेट कर दिया है या 5 साल में एलोकेट किया, तो हर साल जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसके सामने उसका एक्सपेंस हम बुक करेंगे। This portion of the cost of property, plant and equipment allocated to an accounting year is called depreciation। इसे हमने क्या नाम दिया है, depreciation। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक शेड्यूल 2 है, वो क्या कहता है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसकी शॉर्ट नोट भी आ सकती है, या तो इसको छोटे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या ट्रू एंड फॉल्स में ये पूछा जा सकता है। Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। Schedule 2 क्या कहता है? Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। तो ये depreciable amount का मतलब क्या है? मान लो कि आपने एक मशीन ली और आप सोचते हैं कि मशीन 5 साल तक चलेगी। 5 साल के बाद उसका जो स्क्रैप बचेगा उसकी वैल्यू 20,000। तो आपके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख।
Depreciable amount is 1 lakh minus scrap value, that is 80,000. तो अब उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हमने सोची, 5 साल। तो जो 80,000 है उसको हम 5 साल में बाइफरकेट करेंगे, मतलब 16,000 पर एनम। दिस इज हाउ वी डिसाइड द डेप्रिसिएशन। The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted for cost. In case of the revaluation of the asset, such revalued less its residual value. मतलब रेसिडियल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, या जो भी बाकी जो कीमत हमें मिलेगी यूजफुल लाइफ के बाद, उसको रेसिडियल वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस हुआ, रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट। उसका मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हमारी एसेट्स को वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में जो हमने बुक वैल्यू हमारी बुक्स में है उससे या तो कम होती है या ज्यादा होती है। आमतौर पर मान लीजिए एक हमारा बिल्डिंग है, प्राइम लोकेशन पर है, और जब हमने परचेस किया था तो वो 5 करोड़ का आया था, लेकिन आज की तारीख में 10 साल बाद उसकी वैल्यू 50 करोड़। ये हो सकता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें ये आम बात है। तो ऐसा आप एसेट को रीवैल्यूएशन करके आपके बैलेंस शीट में इसका सही फिगर दिखा सकते हो। हम इंटरमीडिएट और फाइनल में ये पूरा पढ़ेंगे और रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे उसको भी समझेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन का ये हो सकता है कि आपकी बुक वैल्यू कोई मशीन की हो 10 लाख, लेकिन रिवैल्यूएशन करने पर आपको पता चले कि ये सिर्फ 8 ही लाख बचा है। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इन लॉस को 2 लाख से बाहर करेंगे और मशीन की वैल्यू जो होगी बुक वैल्यू उसको एडजस्ट करेंगे, 10 लाख में से क्या कर देंगे, 8 लाख। इट इज ऑल्सो ए रिवैल्यूएशन। The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity, or the number of production or similar units expected to be obtained from the assets by entity. मतलब कि यूजफुल लाइफ दो तरीके से मापी जाएगी, या तो उसकी एज मतलब ईयर्स के अंदर हम मापेंगे, या कोई मशीन है, मान लो कोई मशीन हमने ली है, वो 10,000 यूनिट हमारी जो प्रोडक्ट है, एक पेन बनाता है, वो 10,000 पेन बनाकर वो मशीन जो है वो काम करना कम कर देगा या बंद हो जाएगा, या उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहेगी। तो ऐसे संजोगों में इसको भी हम यूजफुल लाइफ। The depreciation is a type of loss in the value of the asset. Depreciation क्या है? It is a type of loss employed for carrying on a business. लेकिन ये जरूरी चीज है क्योंकि ये बिजनेस को चलाना है। Being an essential element of business expenditure, it is necessary to calculate the amount of such loss and to make a provision and therefore arrive at the amount of the profit or loss made by the मतलब बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का सही फिगर निकालना बहुत जरूरी है। तो हम क्या सोचेंगे कि एस्टिमेट लगाएंगे, हमें पता तो नहीं है कि जो मशीन हमने लिया है वो 5 ही साल चलेगा, हो सकता है 4 साल में बंद हो जाए, या हो सकता है 8 साल भी चल जाए। तो इट इज एन एस्टिमेट। और कभी कभी हम प्रोविजन भी बनाते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या है? मान लो कि आज हमें एक मशीन ली है, हमें पता है कि 5 साल बाद ये मशीन हमें बहुत यूजफुल नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 साल के अंदर उसका डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हर साल बिजनेस के प्रॉफिट में से उतनी रकम अलग कर दी, और जब ये अमाउंट है वो कहीं किसी को एक्सपेंस नहीं करनी है, बिजनेस में ही रहती है। तो 5 साल के बाद जब हमें मशीन को चेंज करने की आवश्यकता होगी तो हमारे पास अच्छी खासी रकम होगी। A point to remember is that usually at the end of the economic life, an asset has some value as scrap or otherwise. The amount to be written off in each year should be as such will reduce the book value of the asset at the end of its economic life to its estimated scrap value. मतलब
अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो हम उस तरह से डेप्रिसिएशन करेंगे कि जो भी यूजफुल लाइफ होगी वो पूर्ण होने पर स्क्रैप वैल्यू जितनी बुक वैल्यू बचेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एन एसेट्स। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में मतलब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए, जैसे कि इंजन, विंग्स, चेयर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक की एज अलग अलग होगी। चेयर्स जो है हो सकता है 10 साल चल जाए, इंजन हो सकता है 5 साल चल जाए, विंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, हो सकता है 3 साल में ये खत्म हो जाए या तो उसको डैमेज हो, क्योंकि एयरप्लेन में विंग्स होती है उसके ऊपर हवा का सबसे प्रचंड दबाव। अब क्या होगा, इसका डेप्रिसिएशन करने के लिए कंपोनेंट बेसिस के आधार पर आप डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एरोप्लेन की कॉस्ट मान लो 500 सीआर है, आपको पता है इंजन 100 सीआर का है, विंग्स 50 सीआर की है, चेयर जो है वो 50 सीआर की है, या बाकी सब अदर बचा। तो आप एक अलग अलग चीजों का डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से गिनोगे। इसकी आप ले मतलब कितनी लेंगे, इंजन के लाइफ 5 इयर्स लेंगे तो एवरी ईयर आप 20 करोड़ का डिप्रिसिएशन करेंगे। विंग्स 3 साल में पूरी हो रही है तो एवरी ईयर आप 17 करोड़ का करेंगे डिप्रिसिएशन। चेयर्स जो है वो 10 साल तक चल सकती है तो 5 ईयर से आप इसका डेप्रिसिएशन करोगे। सो दैट इज हाउ द कंपोनेंट बेसिस वर्क्स। Each part of an item of the PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately। मतलब जो उसके साथ संलग्न चीजें हैं उसके अनुसार हम उसका डेप्रिसिएशन करेंगे। Here it is important to note that part of the PPE to be identified as a separate component should have both क्या होना चाहिए, significant cost when compared to overall cost of the item of the PPE and equipment. दूसरा, an estimated useful life or depreciation method different from the rest of the part of the property, plant and okay। आपको एक बात बताऊं कि रिकरिंग एक्सपेंस प्लेन के अंदर रख रखाव में क्या होता है, सीट कवर्स, ठीक है। लेकिन एयरप्लेन की पूरी कॉस्ट के सामने सीट कवर्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही निगलिजिबल। तो हम क्या करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं होने की वजह से हम उसको एक्सपेंस कर देते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर। तो जो कंपोनेंट होना चाहिए उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट होनी जरूरी। दूसरा, एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट। मतलब मान लो इंजन है, उसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे हो, या तो विंग्स को आप रिटन डाउन वैल्यू से डेप्रिशिएट कर रहे हो। आगे दोनों का अभी हम स्टडी करेंगे एग्जांपल के साथ मेथड्स का। तो उस तरह से ये आप कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों डेप्रिसिएशन क्यों किया जाता है? तो 4 कारण है मुख्य उसके, सभी को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो हमें बताना है 4 कारण। कौन सा? पहला, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। दूसरा, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट सही हो, प्रॉफिट एंड लॉस सही हो। तीसरा, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, मतलब जो मशीनरी काम करना उसकी एज के साथ पूरा होगा तो उसके जगह पर हम नई मशीनरी को ला सकते हैं। चौथा, ascertainment of the true cost of the production, मतलब हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें या तो प्रोडक्ट, उसकी ट्रू कॉस्ट कितनी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको पता चलेगी। तो चलिए पहला समझते हैं करेक्ट इनकम मेजरमेंट।
Depreciation should be charged for proper estimation of the periodic profit or loss. इस तरह से डेप्रिसिएशन होना चाहिए कि जो भी पीरियड में वो हम गिनते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस सही हो. In case an enterprise does not account for depreciation on PPE, it will not considering loss in value of the property due to their use in production or operation of the enterprise and will not result in true profit or loss for the period. Okay. मान लो कोई कंपनी चाहती है कि भाई ठीक है मशीनरी हमने ले ली लेकिन हम इसका डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ही नहीं, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं बनेगा, नहीं तो उसका जो प्रॉफिट का फिगर होगा वो सही नहीं होगा, बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो भी सही. सेकंड इज अ ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट. Value of PPE should be adjusted for depreciation charge in order to depict the actual financial position. मतलब जो भी हम P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे उसको एक्चुअल करने के लिए डेप्रिसिएशन सही तरीके से गिनना और उसको अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी. In case depreciation is not accounted for appropriately, the PPE and equipment would disclose in the financial statement at a value higher than the true value. मतलब एक मशीन आपने लिया सपोज 1 करोड़ का, उसकी 10 साल वैल्यू, 1 साल के बाद अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं किया वो वैल्यू क्या दिखाई पड़ेगी, 1 करोड़, जो कि सही नहीं है. सही वैल्यू क्या है, 90 lakhs. We should always present the same at its unexpired cost, which after charging the expired cost as depreciation. ये इतना भारीखम वाक्य है, उसको सिंपली इतना समझना है कि अगर आपने 10 CR की कोई मशीन ली है, लाइफ है 10 years, आफ्टर 1 year इसका हम 10 जो कॉस्ट है 10 CR उनमें से डेप्रिसिएशन 1 CR माइनस करेंगे तो 9 CR उसकी वैल्यू बचेगी. We should always present the same at its unexpired cost. ये 9 CR भी कॉस्ट ही है लेकिन इसका हम अकाउंटिंग कब करेंगे, अगले 9 सालों में. Which is after charging the expired cost. जब साल पूरा होता है डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो ये क्या है, इट इज अवर एक्सपायर्ड कॉस्ट. सो इट इज अ सिंपल कंसेप्ट, इसमें कुछ था नहीं लेकिन हमें इतना याद रखना है कि हमें जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसकी वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए. नाउ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, मतलब मशीन हमने अभी ले ली, कुछ पैसा बचाया नहीं और 5 साल के बाद पता चला कि नई मशीन लेना जरूरी है, बिजनेस के पास फंड नहीं है, तो क्या होगा, बिजनेस विल स्टॉप. ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए डेप्रिसिएशन किया जाता है. जनरेशन ऑफ द एडिक्वेट फंड इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. Depreciation is a good indication of the amount an enterprise should set aside to replace a fixed asset after its economic useful life is over. However, लेकिन the replacement cost of a fixed asset may additionally be impacted by inflation or other technological changes. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मान लो कि मुझे एक मशीन लेना है, मशीन की वैल्यू आज 1 CR, मैंने 5 years उसकी लाइफ सोची है, हर साल में 20 lakhs को डेप्रिशिएट करूँ. 1 साल के बाद मेरे फंड जो है वो मतलब 1 CR का फंड अलग रहेगा, लेकिन मैं 5 साल के बाद जब मार्केट में जाता हूँ तो मार्केट रेट ऑफ द न्यू मशीन मे बी 1.5 CR, मे बी 80 lakhs, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो चीजें हैं इसका कोई एडजस्टमेंट या कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन एज ए गुड प्रैक्टिस ऑलवेज करना है.
असेसमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब कोई भी चीज हमने बनाई उसमें मशीनरी का डेप्रिसिएशन अगर आपने नहीं लगाया तो पता ही नहीं चलेगा कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, वो अंडर कॉस्ट रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाई पड़ेगा जो कि सही नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट जब ज्यादा दिखाई पड़ता है तो उसके ऊपर हम टैक्स भी ज्यादा भरते हैं, तो टैक्स तो चला जाएगा और सही अकाउंटिंग भी नहीं। For ascertaining the cost of the production, it is necessary to chart depreciation as an item of the cost. Further, depreciation is a non-cash expense and unlike other normal expenditure, wages, rent वगैरह, does not result in any cash outflow. मतलब इसमें कोई कैश आपको पे नहीं करनी है, सिर्फ एक बुक एंट्री है और ये आपको आगे जाके बिजनेस में हेल्प कर। अब डेप्रिसिएशन को मेजर कैसे करें, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो ये आंसर को देख लीजिए। एस्टिमेशन ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट इजी एज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एस्टिमेशन, मतलब इसमें बहुत एस्टिमेशन ही रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि लाइफ कितनी होगी अभी से। कोई मशीन है 5 साल चलेगी, साथ में ली हुई दूसरी मशीन 8 साल चल सकती है और कोई 3 साल में। जनरली फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। पहली चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल वगैरह, जो भी कॉस्ट है उसको देखेंगे। दूसरा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, इस तरह से देखेंगे कि टाइम में भी देखेंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा सके उसको भी देखेंगे। तीसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इफ एनी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो ये तीनों चीजों के आधार पर हम जो हमारा मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो करें। ओके, सो ये छोटा सा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। एक्विजिशन कॉस्ट है 1,10,000, रेसिडियल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 दी गई है। तो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो कितनी रहेगी, 1,00,000। यूजफुल लाइफ 5 साल दी है, तो इसका जो डेप्रिशिएशन होगा उसमें क्या होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल। डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस रेसिडियल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल। तो हमारे केस में क्या होगा, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 20,000 पर एनम, दैट इज हर साल हमारा डेप्रिसिएशन बनेगा। अब ये थोड़ा और थियरी को आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस, किस चीजों की कॉस्ट जो होती है उसमें कौन सी चीजें आएगी, मतलब कि जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चीजें होगी उसको हम कॉस्ट में गिनेंगे और कुछ आइटम्स ऐसी होगी जो कॉस्ट का पार्ट नहीं है तो उसको हम समझते हैं। कॉस्ट कंप्राइजेस परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन डिफरेबल इंपोर्ट ड्यूटीज। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, यहाँ पर एग्जामिनर हमें पकड़ते हैं। नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी एंड परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रेट। तो यहाँ पर मान लो कि इंपोर्ट ड्यूटीज है लेकिन जीएसटी अगर आपने पे किया
जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, तो वो हमारा ग्रॉस कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा. Any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the enterprise. मतलब मैनेजमेंट ने जैसा सोचा है उस तरह से प्रोडक्शन करने के लिए वो लोकेशन पर लाकर जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, अभी हम उसको लिस्ट को पढ़ेंगे, वो कॉस्ट का हिस्सा है. तीसरा, the initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which an asset is located. इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा. मान लो कि रिलायंस पेट्रोलियम है, उसको भारत सरकार ने परमिशन दी है कि आप समुद्र के अंदर एक रिग जो कहते हैं मशीनरी वगैरह उसको खड़ी कीजिए, वहां पे ड्रिलिंग करिए, पेट्रोलियम निकालिए, रिफाइन करिए, बेचिए, जो भी इनकम होगी उसमें आपको कुछ हिस्सा मिलेगा, बाकी भारत सरकार को मिलेगा. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. लेकिन आप समुद्र के अंदर जो भी काम करोगे, आपका ये 20 साल का 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा होगा तो सारी चीजों को आप डिसमेंटल करके समुद्र में से रिमूव कर दोगे, तो साइट जो होगी वो पहली तरह से रिस्टोर हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही, माइनस पेट्रोलियम. तो उसमें क्या करा जाता है कि ये एस्टीमेट को पहले से ही सोचा जाता है कि भाई हम मान लो कि 20 साल के बाद इस साइट को रिस्टोर करेंगे, 100 CR खर्चा आएगा, तो हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसको हम 100 करोड़ से डायरेक्टली इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से ऐड करते हैं, इससे डिस्काउंट वैल्यू. ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो फाइनल लेवल पर, लेकिन अभी इसको समझ लो सिर्फ इतना कि डिस्मेंटलिंग वगैरह जी की कॉस्ट है, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट ए डिस्काउंटेड वैल्यू विल बी एडेड टू द कॉस्ट. ओके, अब एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट किसे कहते हैं? तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. मतलब कि भाई आप एक फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें आप वेजिस पे कर रहे हो, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट. तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन, कभी कभी लैंड लेवलिंग वगैरह करना पड़ता है, उसमें काफी खर्चा होता है, ये रहेगा. इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्चा होगा वो भी इसमें ऐड होगा. इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, मान लो आपने एक जर्मनी से मशीन मंगाई, 10 करोड़ की मशीन है, तो यहाँ पर इसको फिटिंग करने के लिए इंजीनियर आएंगे, तो वो जो असेंबल करेंगे उसका 5 लाख का बिल बनेगा, इसको आप डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड कर सकते हो. Cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting the net profit from selling the items produced while testing. वो ऐसी चीज होती है जैसे टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप मशीन बाहर से मंगवाते हो, आप बोलोगे कि भाई आप यहाँ आकर इस मशीन का टेस्टिंग कर दोगे और इसमें से जो चीजें प्रोड्यूस होगी उसको हम चेक करेंगे. अब मान लो आपने 10 यूनिट बनाए और ये 10 यूनिट मार्केट में बेचे, तो उसका आपको 10 लाख रुपया मिला. तो ये खर्चा कितना होगा? मान लो टेस्टिंग का खर्चा 50 लाख है और टेस्टिंग की चीजें बेचकर आपको 10 लाख मिला, तो खर्चा कितना ऐड होगा? 50 लाख माइनस 10 लाख, 40 लाख. ओके, ये सारी चीजें सम में आएगी, एग्जाम्पल्स में आएगी, तो आप इसकी थियरी को अच्छी तरह से याद रखें. अब कुछ चीजें ऐसी होगी जो एक्सपेंस के पार्ट नहीं है, तो आपको एग्जाम में दी जाएगी, आपको इसको ऐड नहीं करनी है, इसका बाइफर्केशन भी समझ लीजिए. कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट. मान लो कि मैं एक अच्छा खासा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करता हूं,
और उसके लिए ओपनिंग करने के लिए मैं 10 लाख रुपए का खर्चा करता हूँ, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ एनी कॉस्ट, विल बी एन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो उसको हम कहीं पर भी पीपीई के अंदर अकाउंटिंग नहीं कर। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, खास करके बड़ी बड़ी कंपनियां जो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो क्या करती हैं, जो भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उसके फ्रंट पेज पे हेडलाइन देते हैं, टीवी के अंदर उसकी इश्तेहार चलता है, यूट्यूब के ऊपर उसके बहुत सारी एड वगैरह चलती है, ओटीटी में भी उसका आजकल तो एड वगैरह आने लगा है। तो ये सारी चीज़ों का खर्चा जो है दैट इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसको आप कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तीसरा है कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन और न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। मान लो कि आप भारत के अंदर कुछ चीज सेल कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे ये चीज अब यूरोप में भी बेचनी है, आपने एक लंदन में शोरूम खोल दिया, तो ये जो नए बिजनेस के रिलेटेड जो भी खर्चे हो गए उसको आप पीपी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में डायरेक्टली एक्सपेंस को आप डेबिट। सो दिस इज द थिंग्स हाउ एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटिंग कॉस्ट, मतलब ये सारी चीजें हमने देखी, कौन से खर्चे हमें नहीं लेने हैं देखा। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर। अब अकाउंट ये जो डेप्रिसिएशन है उसको गिनने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाए, तो दो मेथड है वो प्रमुख है, उसके आधार पर उसकी सिमिलर जैसी तीन चार और मेथड हमें हर एक का अभ्यास करना है, हर एक के एग्जाम्पल भी देखने हैं, तो आज देखेंगे उसको। तो यहाँ पर पहली जो मेथड है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जो हम फिक्स करेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो यूजफुल लाइफ तक वो हर साल उतना ही खर्च होता है, उसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड इज a result in a constant charge over the useful life if the residual value of the asset does not change। यहाँ पर एक ये कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी कि आपने इनिशियली जो रेसिडियल वैल्यू आपने सोची थी उसको हर साल आपको उसको रिकंसीडर करना है, अगर उसमें चेंज नहीं है तो ये मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट। दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो ये बहुत बढ़िया है, आगे एग्जांपल में देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती है, रिजल्ट्स इन ए डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ। दोनों का फर्क जो है मैं आगे उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों के बीच में फर्क क्या। अब एक इनकम टैक्स का रूल को समझ लीजिए। The income tax rules, however, prescribe the diminishing balance method except in the case of the asset of an undertaking engaged in generation and distribution of power। आप अकाउंटिंग में कोई भी मेथड लो, लेकिन इनकम टैक्स के पास जब जाओगे तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस को रिकास्ट कीजिए और ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई भी बिजनेस है उसको सिर्फ और सिर्फ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू वाली वैल्यू डीवी में ही अपनाना है। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। An equal amount is written off every year during the working life of an asset so as to reduce the cost of the asset to nil or its residual value at the end of its useful life। मतलब इतनी अमाउंट हम हर साल डेप्रिशिएट करेंगे तो जो भी यूजफुल लाइफ है उसके बाद या तो वैल्यू नील होगी या तो जो भी हमने स्क्रैप वैल्यू सोची है उतनी हो जाएगी। Advantage of this method is that it is simple and apply and gives accurate results, especially in case of lease and also in case of plant and machinery। तो ये काफी अच्छा मतलब रिजल्ट भी देती है और सिंपल भी है, सब लोग आसानी से गिन सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट लाइन शब्द का इस्तेमाल नहीं हो। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो उस समय आपको क्या याद रखना है कि दोनों एक ही चीज है। अब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को हमने आगे भी देखा था। ये फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट क्या है? ये रेट को हम समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट बाय 100। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसका कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। मान लो कि कॉस्ट है 1 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 20,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट है 80,000 और लाइफ यूजफुल लाइफ है 5 ईयर। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 16। ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आपको मिला है। अब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट क्या है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन 16,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 1 लाख मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 16%। मतलब एसेट की जो वैल्यू है उसके ऊपर 16% के हिसाब से आपको हर साल डेप्रिसिएशन करना है। कितने साल तक? 5 साल। अब इसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसको मैं अब ब्रीफली नरेट कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर। The underlying assumption of this method is that the particular tangible asset generates equal utility during its lifetime. मतलब कि ये जो एसेट है वो हर साल एक समान आपको प्रोडक्शन वगैरह देगी, उसकी जो यूटिलिटी है वो एक समान है हर एक साल के साथ। मतलब एज पर द एज वो बदलेगी नहीं। एक्सपेंडिचर, लेकिन ये हर संजोगों में ये संभव नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मशीन जो है वो शुरू के ईयर में ज्यादा प्रोडक्शन देता है, बाद के ईयर में कम प्रोडक्शन देता है। The expenditure incurred on repair and maintenance will be lower in earlier years, whereas the same will be high as the asset become older. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाता है। Apart from this, the asset may also have varying capacity over the years, indicating logic for unequal depreciation. तो यहाँ पर ये जो लॉजिक है वो परफेक्ट नहीं है, हेल्पफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं। If the year of the purchase of the asset, it may have been available for use for part of the year only. Accordingly, depreciation should be apportioned to reflect the period for which it is available for use. सादी भाषा में कहे तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4 1 अप्रैल से शुरू, अपने प्रॉपर्टी परचेस करके जब पुट टू यूज किया, मान लो कि 3 महीने बाद किया, तो डेप्रिसिएशन से 9 महीने का। साल शुरू होने के 6 महीने बाद डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने का। For example, if an asset was purchased on March 1st, 22 and the enterprise repay statement on the 31st March, depreciation will be provided for period of 1 month only. मतलब 1 महीने के लिए यूज किया है तो डेप्रिसिएशन भी 1 महीने लगेगा। Similar situation will arise in the year in which the asset is retired from its intended use or sold. मान लो कोई एसेट्स है वो आपने साल के 3 महीने यूज किया और फिर वो आपने बेच दी, तो उसमें सिर्फ 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरी जो मेथड है रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे WDV बुलाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM बोला जाता है, इसको W। A fixed percentage of the diminishing value of the asset is written off each year so as to reduce the asset to its residual value at the end of its life.
एक परसेंटेज तय किया जाता है कि भी चलिए 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। मान लो कि एसेट की वैल्यू जो है वो 1 लाख, अब परसेंटेज 20% रखा गया है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 20,000। सिंपल, 1 लाख का 20%। बुक वैल्यू कितनी बनेगी? 80,000। सेकंड ईयर में 20% ऑफ दिस 80,000 यानी कि 16,000 विल बी डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू क्या बन जाएगी? 64। थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन बनेगा? 12,000, और बुक वैल्यू बन जाएगी 50.2। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट कम हो रही है हर साल। तो जो भी रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसके ऊपर हम इसको कैलकुलेशन कर फिक्स परसेंटेज बेच के ऊपर। रिपेयर एंड स्मॉल रिन्यूअल्स आर चार्ज टू द रेवेन्यू। मतलब अगर कोई खर्चा वगैरह छोटा सा होता है रिपेयर्स वगैरह का, मान लो कि 10 करोड़ की मशीन है और 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, तो उसको कैपिटलाइज नहीं करते, उसका एक्सपेंस में डाल देते। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर प्लांट फिक्सर एटसेट्रा। मतलब जैसा कि आपने देखा, इनकम टैक्स ने कहा है कि ऑलमोस्ट सभी जगह पर इसका इस्तेमाल करना है पावर जनरेशन, तो ज्यादातर कंपनियां इसको फॉलो करती है। Under this method, the annual charge for depreciation decreases from year to year so that the early year suffers to the benefit of the later years. मतलब शुरू शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, और इतना एसेट को डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिशिएट हुई ही नहीं होती है, फिर भी डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो उससे क्या होगा कि जब पिछले सालों में रिपेयर वगैरह का खर्चा बढ़ेगा तो ये सारी चीजें सेट हो, जो कि एसएलएम मेथड में नहीं होता। Under this method, the value of the asset can never be completely extinguished, which happens in the earlier explained SLM. SLM के अंदर क्या होता है कि यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद ये बुक वैल्यू नील हो सकती है। यहाँ पर ये बुक वैल्यू कभी भी नील नहीं होगी। आप हर साल इसका कैलकुलेशन करते रहो। इट कैन बी ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ in points but never zero. This method is based on the assumption that the cost of the repair will increase as the assets gets old. जैसे जैसे एसेट पुरानी होगी रिपेयर का खर्चा बढ़ता रहेगा। Therefore, depreciation in earlier years should be high when the repair cost is expected to be low, and depreciation in the later years should be low when the repair cost is high. तो ये पूरा बैलेंसिंग का खेल है। Among the disadvantages of this method is the danger that too low a percentage may be adopted as depreciation, with the result that over the life of the asset, full depreciation may not be provided. Also, if the assets are grouped in such a way that individual assets are difficult to identify, the residual of an asset may lie in the asset account even after the asset has been scrapped. चलिए, इसका डिसएडवांटेज दो है जो यहाँ पर बताया गया है। पहला क्या है कि ये जो रेट सोचा है हमने पिछले एग्जांपल में 20% सोचा था, अगर वो कम रहा और डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? ये सही रिजल्ट भेज नहीं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी एसेट होती है तो उसका ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। मान लो कि आपके पास मशीन है, छोटे छोटे मशीन है जो कि 5-5 लाख के है, 40-50, तो आप क्या करोगे, एक सिंगल ब्लॉक के अंदर सभी अकाउंट को रखेंगे। अब उनमें से कुछ मशीन जो है वो स्क्रैप हो जाते हैं, फिर भी उसकी बुक वैल्यू जो है वो मेंटेन होती है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। The last mentioned difficulty could be, however, overcome if a plant register is, अगर हर एक चीजों को अलग अलग तरीके से काउंटिंग किया जाता है तो ये मैंने जो ब्लॉक वाली डिफिकल्टी बताई उसको अवॉइड की जा सकती है। अब ये फॉर्मूला है
The rate of depreciation under this method may be determined by the following formula: 1 minus residual value upon cost of assets. इसको आपका nth रूट लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100. n मीन्स यूजफुल लाइफ. आमतौर पर आपको रेट जो है एग्जाम में हमेशा दिया, इसका कैलकुलेशन अभी तक मैंने देखा नहीं कि हमें बहुत रेयर केस में पूछते हैं, तो फिर भी आपको ये फॉर्मूला को अब accounting entries under the SLM and WT reducing balance method. अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इसमें दो अल्टरनेटिव है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. पहला जो अल्टरनेटिव है वो क्या कहता है? फर्स्ट अल्टरनेटिव, a provision for depreciation or accumulated depreciation account is open to accumulate the balance of the depreciation and the assets are carried at historic cost. मतलब जब आपने मान लो कि कॉस्ट 1 लाख है, अब आपने डेप्रिसिएशन किया 20,000 का, तो ये 20,000 मशीन अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, ये कहाँ किया जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये मशीन, ये अमाउंट को पार्क की जाए. तो हमारे पास दो चीजें होगी, एसेट एंड लायबिलिटी. एसेट जो है वो क्या है? मशीन है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं. लेकिन यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसकी अमाउंट हर साल बढ़ती जाएगी. प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिट. तो ये जो है, अब मशीन की बुक वैल्यू पता करने के लिए पहली मेथड में हमें हमेशा क्या करना होगा? इसका नेटिंग करना. बुक वैल्यू क्या होगी? 1 लाख माइनस 20,000 विद 80,000. ये पहली मेथड है जिसके अंदर एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का. अब यहाँ पर एंट्री कैसे होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्रेडिटेड. दूसरी एंट्री ये हमेशा होती है हर साल के एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. So depreciation account is always a temporary account prepared for the passing of the profit and loss entry only. तो आप जब इसका सम पूछा जाए, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बनाए, तो इसमें हमेशा दोनों एंट्री डालना, इसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, ये प्योरली टेम्पररी अकाउंट है. ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंस रहेगा जब तक एसेट रहेगी. सेकंड अल्टरनेटिव, amount of depreciation is credited to the asset account every year and the asset account is carried at historical cost less depreciation. बहुत ही सिंपल मेथड है और ज्यादातर छोटी जो फॉर्म्स वगैरह होता है ये इसी तरह से अकाउंटिंग करते हैं. इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा तो डायरेक्टली एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर. दूसरी एंट्री कॉमन रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो यहाँ पर एसेट का अकाउंट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में बुक वैल्यू क्या है. पहली मेथड में क्या था? बुक वैल्यू पता करने के लिए आपको एसेट की एंट्री देख के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना. चलिए एक और क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज का. पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसएलएम एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो चलिए दोनों को समझते हैं. An equal amount is written off each year throughout the working life of the depreciable tangible asset so as to reduce the cost of the asset to nil or its scrap value at the end of the year. यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है इक्वल अमाउंट रिटन ऑफ और दूसरा है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू नील. ये हमारे जो कीवर्ड है, इतना तो आपके आंसर में होना चाहिए. ये एसएलएम की बात. डब्ल्यूडीवी में क्या है? फिक्स्ड परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज है. चार्ट द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट ईच ईयर
so as to reduce the value of the asset to its scrap value at the useful. दूसरा, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज इक्वल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर चार्ज इज रिड्यूस्ड ओवर द ईयर, हर साल ये कम होता जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, पहले साल 20,000, दूसरे साल 16,000, तीसरे साल 12,800, उस तरह से ये कम होता जाता है। यहाँ पर द एसेट कैन बी फुल्ली एप्रिशिएटेड, एसएलएम में यहाँ पर ये कैन नेवर बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड। The last one, the charge for the depreciation is constant, while repair charges increases with the life of the asset. So the total charge throughout the life of the asset will not be uniform. ये एक इसकी लिमिटेशन। जबकि यहाँ पर ये क्या होगा, जो भी खर्चा वगैरह है और डेप्रिसिएशन दोनों मिलाकर इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। दैट इज द एडवांटेज ऑफ WDV। सो दीज आर द 4 मेन डिफरेंसेस। अभी हम आगे एग्जाम्पल वगैरह करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें एग्जाम्पल्स लिखे। यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 1। यहाँ पर जैन ब्रदर्स acquired a machine on 1st July 20 at a cost of 14 lakhs and spent 1 lakh on the installation. The firm writes off depreciation at 10% annum for the original cost every year. The books are closed on 31st December every year. Required show the machinery account and depreciation account for year 2021 and 2022. My dear friends, इलेस्ट्रेशन हो, कोई भी सम हो, एग्जाम के क्वेश्चन हो, सॉल्व करने से पहले कुछ आपको मेंटल प्रिपरेशन करना है। जैसे कि आप एक, मान लो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना, इसे हम वर्किंग नोट नाम दे देंगे। हमें बनाना क्या है, मशीनरी अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो एग्जाम की आंसर शीट होगी उसमें एक पेज पर आप मशीनरी अकाउंट बनाइए, दूसरे पेज पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए, तीसरे पेज पर वर्किंग नोट बनाइए जिसमें आप अपना वर्किंग कर सकते हो और ये वर्किंग में आपको अच्छी तरीके से सब कुछ चीजें समझ में आए। देखिए पहले कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हमें दी है 14 लाख, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ये जो इंस्टॉलेशन के ऊपर 1 लाख खर्चा किया है, whether it will be part of the cost or not। तो यहाँ इंस्टीट्यूट हमें क्या चेक कर रहा है कि आपको कॉस्ट की डेफिनेशन पता है या नहीं। आप जानते हैं कि इंस्टॉलेशन विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया गया होता कि ये मशीन जब स्टार्ट हो रही थी तो स्टाफ को पार्टी दी गई और 1 लाख का खर्चा हुआ, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो हमारे लिए कॉस्ट क्या बनेगी, 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख। ये सब आप थोड़ी प्रिपरेशन हर एक सम में करोगे तो आपका जो काम होगा, जो ये, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका 90% ऑफ द जो सॉल्विंग होगा वो यहीं से पूरा होगा। दूसरी चीज आपने देखी कि डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 21। अब फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर है, तो यहाँ पर कौन सा दिया गया है चीज, ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर है। मतलब आपको जो डेप्रिसिएशन गिनना है फर्स्ट ईयर के लिए, डेप्रिसिएशन विल बी फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। उसका मतलब क्या है कि ये डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ 6 मंथ का पहले साल गिनना है, सब्सिक्वेंटली आप फुल ईयर का गिनेंगे। Depreciation at the rate 10% per annum of the original cost every year। 10% per annum of the original cost आपको क्या कह रहा है कि ये 15 लाख का 10%, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड हो गई, SLM मेथड हो गई। अगर 10% सिर्फ लिखा होता तो ये ओरिजिनल कॉस्ट शब्द अगर नहीं लिखा होता, 10% ऑफ द बुक वैल्यू लिखा होता, तो ये कौन सी मेथड बन जाती, रिटन डाउन। ओके,
ऐसे छोटे छोटे शब्द पर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि इसी में गलतियां होती हैं और हम मार्क्स गंवाते हैं। तो चलिए, ये एसएलएम मेथड है। तो एसएलएम मेथड में हमें एवरी ईयर 10% करना है, तो हमने लाइफ कौन सी दे दी? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स की। ओके। यहाँ पर एक और चीज है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का कोई अगर उदाहरण नहीं है तो हमें क्या कंसीडर करना है? इट इज अ जीरो, मीन्स नील। ओके। तो अभी पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 15 लाख मल्टीप्लाई 10%, 50,000। इसमें कितने महीना लगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ ईयर यानी कि 50% भी ले सकते हो। तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा 75। सेकंड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 1,50,000। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था, इसमें कुछ था नहीं। अभी हम देखेंगे कि भाई मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट को बनाने के लिए। ये हमारा अकाउंट है और इसमें हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। 2021 की एंट्रियां हम डाल रहे हैं। कौन सी तारीख को परचेस किया था? जुलाई 1 को। कितना रुपया पे किया था? बैंक में दिया था मशीन के 14 लाख, इंस्टॉलेशन के 1 लाख, मतलब 15 लाख। अब ऑलवेज दिसंबर या तो मार्च 31। यहाँ पर दिसंबर है तो दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया। पहले साल 50% होगा, 75,000। अब ये इतना पोर्शन हो गया, तो अभी क्या करना है? हमें इसका बैलेंस निकाल लेना है। तो ये हमारा 15 लाख हो गया। तो ये बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर 14,25,000 बाय बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट ईयर 2022 वाला, यहाँ पर भी 2022 टू बैलेंस नोट डाउन। कितना बैलेंस है? 14,25,000। इसका डेप्रिसिएशन भी हमने गिन लिया है, बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000। तो ये 1,50,000 है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है सिर्फ हमें। ऑलवेज यूज द कैलकुलेटर, चाहे कितना भी छोटा चीजें क्यों ना हो। बाय बैलेंस। दूसरा अकाउंट जो हमें बनाना है वो कौन सा बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल है। उसमें जैसे मैंने कहा कि ये ऑलवेज टेम्पररी अकाउंट होता है। तो 2021 के अंदर इसमें दो एंट्री आएगी, December 31 टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट था? 75,000। सेम डे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो अकाउंट होता है ऑलवेज बिकम्स नील ऑन द सेम डे। अब 2022 में सेम तरीके से 1,50,000 बाय P&L 1,50,000।
So this is how the accounts are made. Okay. तो ये बहुत ही सिंपल था, शुरू शुरू के एलिस्ट्रेशन सिंपल ही रहेगा. दिस इज द प्रेजेंटेशन मेड बाय द आईसीएआई. इन्होंने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया है, हम बना सकते हैं. इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन का सीधा कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पर दे दिया. आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे सम बड़े होते जाएंगे वर्किंग नोट विल बी द प्रेफर्ड ऑप्शन. चलिए अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. Jain Brothers acquired a machinery on the 1st July 21 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installment. ये पिछले वाला ही सम है. The firm writes off the depreciation at 10% per annum every year. तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट नहीं दी गई है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट वगैरह है, तो उसका मतलब क्या है कि ये रिटन डाउन वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. The books are closed on 31st December every year required. Show the machinery account on diminishing value method for the year 21 and 22. यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज बताई है. डेप्रिसिएशन में आप समझ गए होंगे कि उसमें दोनों एंट्री एक समान होती हैं और वो टेम्पररी अकाउंट होता है जो कि क्लोज होता है हर साल. अब हम पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो ये हमारा वर्किंग नोट ऐसे ही बनाते हैं. 14 लाख कॉस्ट प्लस 1 लाख 15 लाख बन गया. यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेट 10% पर एनम. ईयर कौन सा है? कैलेंडर ईयर है. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? नेचुरली 15 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6 मंथ डिवाइडेड 12, दैट इज 75,000. अब इंटरेस्टिंग चीजें सर्व होती. क्या होगा? सेकंड ईयर को इसके बुक वैल्यू कितनी होगी? 15 लाख माइनस 75,000, तो ये 14,25,000 हो गया. इसके पर 10% फुल ईयर का होगा तो 142. दिस इज हाउ द डिफरेंस बिटवीन SLM एंड रिटन डाउन वैल्यू इज देयर. तो चलिए ये वर्किंग हमने कर लिया है, तो अभी हम इसको अकाउंट भी बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट को. तो चलिए फटाफट से मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. ट्वेंटी जुलाई फर्स्ट, दो ट्रांजेक्शन टू बैंक 14 लाख 1 लाख. यहाँ पर 21 में दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में एक समान था. बैलेंस नेचुरली दोनों में एक समान था. अब बारी आती है 22 की. तो यहाँ पर कौन सी डेट होगी? 1 जन टू बैलेंस डाउन 14,25,000. ये 22 दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 142,500, मतलब 14,25,000 का 10%, जो कि हमने कैलकुलेशन करके रखा. अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे.
So 12,82,500 is the figure. Okay. So how the difference between the two methods are? This is the presentation. चलिए एक और नई मेथड को देखते हैं. मेथड का नाम क्या है? सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड. नाम काफी अच्छा है, लंबा है, लेकिन इसमें कुछ मतलब खास कैलकुलेशन वगैरह बहुत इजी है. इट इज वेरिएशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटन डाउन वैल्यू वाला जो है उसका एक वेरिएशन है. In this case, the annual depreciation is calculated by multiplying the original cost of the asset less estimated scrap value by the fraction represented. Now, the number of the years, including the present years of the remaining life of the assets, divided by total of all digits of the life of the asset. Example यहाँ साथ में ही है, देखते हैं. Suppose the estimated life of an asset is 10 years. The total of all the DZ from 1 to 10 is 55. So it is 55. अब formula क्या है? N in the bracket n plus 1 divided by 2 equal to 10 multiply 11 by 2 equal to 55. ये टोटल गिनने की फॉर्मूला है कि जो भी लाइफ दी गई है उसमें आप n प्लस एन वन प्लस वन टू, मतलब 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 2 करके भी इसको ढूंढ सकते हो. क्योंकि मान लो एक साथ 25 साल दिए हैं तो आप कैलकुलेटर पर पूरा कैलकुलेशन करो, उसके बजाय फॉर्मूला यूज कर सकते हो. The depreciation to be written off in the first year will be 10 by 55 of the cost of the asset less estimated scrap value, and the depreciation for the second year will be 9 divided by 55 of the cost of the asset less estimated scrap value, and so on. The method is not yet in vogue and its advantages are the same as those of the reducing balance method. मतलब ये बहुत चलन में नहीं है, इतनी प्रसिद्ध नहीं है, और उसके बेनिफिट्स जो भी रिड्यूसिंग बैलेंस वाला है जिसके ही है. ये इलस्ट्रेशन है. मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 10 lakh. Estimated useful life and scrap value at 10 years and 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1st Jan 70. Saw the machine account and depreciation account in their books for 2022 by using sum of the years digit method. एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें पहले साल का नहीं पूछा गया है. कब का पूछा गया है? 22 का. ओके. तो अभी हमें पहले ये समझना होगा कि इसका वर्किंग कैसे करें. ओके. तो चलिए पहले वर्किंग नोट हम बनाते हैं. यहाँ पे एग्जाम में भी आपको बनानी है. कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप वैल्यू 1,00,000. एज कितनी है? 10 years. तो इसमें जो हमें डिवीजन करना होगा वो फिगर कौन सा होगा? n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 2 इक्वल टू 55. आपको कैलकुलेटर पे टोटल करना है तो भी कर सकते हो. 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये वो 55 होगा. ओके. तो फर्स्ट ईयर का जो आपका 2017 का साल था उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2018 950, 2019 850, 2020 755, 2021 6/3. ये मैं आपको किस लिए दे रहा हूं? क्योंकि आपको इसका ये समझना है कि भाई ये वैल्यू जो है हर साल आप माइनस करते जाएंगे.
आपको एग्जाम में सिर्फ 2022 का पूछा गया। ओके, तो वहां तक जाने के लिए आपको बुक वैल्यू निकाल, और बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो पहले जो ये 5 साल का डेप्रीशिएशन है उसको आपको माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? बुक वैल्यू। तो चलिए हम इसको गिनते हैं किस तरह से होगा। 10 लाख माइनस 1,20,000, ये एक हिस्सा हो गया। इसका हम टोटल कैसे ले सकते हैं? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 डिवाइडेड बाई 50। इतना डेप्रिसिएशन हो चुका है। अब 10 + 9 + 8 + 7 + 6 that is 40 divided by 55। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,40,000। तो 10 लाख में से आपके 6,40,000 निकल चुके हैं। अब कितना बचा है? 3,60,000 रुपीज। अभी आपको और डेप्रिसिएशन करना है, लेकिन किस अमाउंट पे करना है? 10 लाख। ये मैं बात कर रहा हूं 2020। 10 लाख माइनस 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 55। 8,80,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 55। तो ये अब हमारा फिगर आ जाएगा 80,000 रुपीज। तो 2022 का हमारा डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 80,000। तो चलिए अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट आपको कौन से साल का बनाने के लिए कहा गया है? फॉर 22। ओके, तो सबसे पहले यहाँ कौन सी डेट होगी? 1 जन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस हमने लाया होगा? 10 लाख, उनमें से 6,40,000 डेप्रिसिएशन निकल चुका है, 3,60,000। दूसरा, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 80,000। सो 22 December 31st बाय डेप्रिसिएशन 80,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 2,80,000। सो दिस इज हाउ द एंट्री इज डन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी थी? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी 5 साल का डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना। तो ये हमारा अकाउंट है वो बन गया है, एक मशीनरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमें बनाने के लिए कहा गया है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 22। तो चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहीं पे मैं बना देता हूं। यहाँ पर सिर्फ 31 दिसंबर 22 की एंट्री होगी। टू मशीनरी अकाउंट 80,000 बाय P&L 80,000। So this is how
वी आर मेकिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सम। चलिए देखते हैं आईसीआई ने कैसे किया है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले मशीनरी अकाउंट दिया है, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट और वर्किंग नोट्स जो है, जो कि हमने पहले समझने के लिए बनाई थी, उसको थर्ड पेज पर पूरा आपको दिखा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो मेथड देखी, तीन मेथड देखी रहा था, और उसके ऊपर रिलेशेशन भी किए। आज के इस सेशन को हम यहाँ पर विराम कर रहे हैं और अगले सेशन में मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।